डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मांग के संबंध में पूर्व में लगाया गया अनुमान। मांग कितनी होगी, मांग कितनी नहीं होगी, किस वस्तु की मांग होगी, ये सारा पूर्व में लगाया गया अनुमान मांग पूर्वानुमान कहलाता है। मांग पूर्वानुमान लगाने की कई विधियां हैं। मांग पूर्वानुमान ठीक वैसे ही लगता है जैसे बिक्री पूर्वानुमान होता है, जैसे लाभ पूर्वानुमान होता है, वैसे ही मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मांग पूर्वानुमान निश्चित भावी अवधि में वस्तु की संभावित मांग का पता लगाने की विधि है। पूर्वानुमान जिसे मूल्य तथा मात्रा दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। वस्तु की मांग में भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य की किसी मांग की कल्पना की जा सकती है। जैसे यदि हम जनवरी में अभी बात करें तो आने वाले फरवरी में या मार्च में या जून में हमारी कितनी बिक्री हो सकती है, इसका आज अनुमान लगा लेना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। डगलस कहता है कि भावी समय अवधि में मांग के मूल्य ढूंढने की प्रक्रिया को मांग पूर्वानुमान कहा गया है, जबकि कोटलर कहता है कि कंपनी के विक्रय मांग के पूर्वानुमान का आशय एक चुनी हुई विपणन योजना का वातावरण संबंधी कल्पित दशाओं के आधार पर कंपनी की बिक्री का अनुमान मांग पूर्वानुमान कहलाता है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मांग पूर्वानुमान का विगत वर्षों की परिस्थितियों का मूल्यांकन करके भविष्य की मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का अध्ययन, अनुमान लगाना, किसी समय अवधि के लिए बिक्री का अनुमान लगाना ही मांग पूर्वानुमान है। हम देशी भाषा में बात करें तो मांग पूर्वानुमान से निश्चित भावी अवधि में लगाया गया अनुमान मांग पूर्वानुमान कहलाता है। मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं बताई गई है। मांग पूर्वानुमान भूतकालीन आंकड़ों का वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन होता है। ये पूर्वानुमान एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है, भावी नियोजन का आधार होता है। ये भावी बिक्री का अनुमान लगाना संभव है। भौतिक व मौद्रिक दोनों प्रकार का पूर्वानुमान संभव है। पूर्वानुमान सांख्यिकीय विश्लेषण व गणितीय पद्धतियों के आधार पर किए जाते हैं। ये चयनित विपणन योजना या कल्पित वातावरण पर आधारित होते हैं। मांग पूर्वानुमान विशिष्ट स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मांग पूर्वानुमान किसी अर्थव्यवस्था के लिए लगाया जा सकता है। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य बताए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित भावी अवधि में वस्तु की संभावित मांग का पता लगाना है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो उन्हें अल्पकालीन उद्देश्य व दीर्घकालीन उद्देश्यों में बांटा गया है। अब उद्देश्य अल्पकाल के क्या हो सकते हैं? कुछ अवधि के लिए लगाया गया अल्पकालीन कहलाता है, लंबी अवधि के लिए लगाया गया दीर्घकालीन कहला सकता है। तो अल्पकालीन उद्देश्यों में कम समय के लिए भावी मांग अनुमान लगाया जाता है, जैसे उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण करना। उत्पादन करने की एक सही नीति क्या होगी, वो अल्पकालीन में आता है। कच्चे माल की नियमित उपलब्धि का पता लगाना। कच्चे माल की नियमित उपलब्धि कैसे होगी? श्रम की नियमित उपलब्धि होना चाहिए। जितनी हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर हमेशा हमारे पास पूरा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि एक्सेस में आ जाए, ऐसा भी नहीं हो कि शॉर्ट में हो जाए। श्रम की नियमित उपलब्धि के साथ साथ उपयुक्त मूल्य नीति निर्धारण होना चाहिए। जो भी हमारी प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त मूल्य नीति निर्धारण के साथ साथ मशीनरी और संयंत्र का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। जो हमारे पास मशीनरीज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिनिमम कॉस्ट पे हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। उसके बाद में वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी हो सकती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से हो सकती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, पैसे कहाँ से आ सकते हैं, इसके बारे में अनुमान लगाना। विक्रय लक्ष्यों एवं प्रेरणाएं निश्चित करना। हमारे सेल्स टारगेट क्या होंगे, सेल्स टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, उसके बारे में पूरी बात की जाती है। दीर्घकालीन उद्देश्य कौन से हो सकते, लंबी अवधि के लिए होते हैं, जिसमें श्रम शक्ति नियोजन, परमानेंट स्टाफ को रखना और श्रम शक्ति को यूटिलाइज करना और श्रम शक्ति के माध्यम से कार्य करना। उत्पादन का नियोजन करना, प्लान करना, किस प्रकार से उत्पादन करना है, किस प्रकार से ग्राहकों को लंबी अवधि तक रोक के रखा जा सकता है। उत्पादन क्षमता का नियोजन करना कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया गया, कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। लॉन्ग टर्म लोन कौन दे सकता है, कहाँ से मिल सकता है, कितना मिल सकता है, इसके बारे में पूरा पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मांग पूर्वानुमान को निर्धारण करने वाले दर। जब भी हम मांग पूर्वानुमान करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे इसको प्रभावित करेगी। सबसे पहले तो ये प्रभावित करेगी कि समय अवधि कितनी है, कितनी अवधि के लिए आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं। अल्प अवधि के लिए लगा रहे हैं, दीर्घकालीन के लिए लगा रहे हैं, कम अवधि के लिए लगा रहे हैं, ज़्यादा अवधि के लिए लगा रहे हैं।
मांग पूर्वानुमान का स्तर क्या है? निम्न स्तर है, उच्च स्तर है, मध्यम स्तर है। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्रकृति कैसी है? जैसे आप लीजिए, बहुत ही मिठाई बेचते हैं, दूध बेचते हैं, तो ये तुरंत खराब होने वाले आइटम हैं। इनका पूर्वानुमान अलग तरीके से लगाया जाएगा, दूसरों का अलग तरीके से लगाया जाएगा। सामान्य व विशिष्ट मांग पूर्वानुमान सामान्य परिस्थितियों के लिए लगाए जाते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों के लिए लगाए जाते हैं। बाजार का प्रारूप कैसा है? बाजार अल्पकालीन है, मध्यकालीन है, दीर्घकालीन है। बाजार में वस्तु की स्थिति कैसे है, और दूसरे सारे इफेक्टिंग फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब प्रश्न क्या आता है, मांग पूर्वानुमान की विधियां क्या है? तो मांग पूर्वानुमान की पहली विधि है अनुभव आधारित विधियां। जो पुराने व्यक्ति होते थे वो अपने अनुभव के आधार पर कई तरह के अनुमान लगाया करते थे। व्यापार में भी कई तरह के अनुमान अनुभव के आधार पर लगा लिया जाता है। आपका जितना जैसा अनुभव है उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। व्यक्ति अनुभव से ही बहुत कुछ सीख लेता है और अनुभव के आधार भी बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है। तो अनुभव पर आधारित होते हैं। लोगों की सामूहिक राय विधि होती है। सामूहिक राय विधि में जितने भी लोग होते हैं उनके ग्रुप बना के उनसे बात करके उनकी राय लेके उनके राय के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक राय विधि कहलाती है। सामूहिक राय में जितने भी लोग होते हैं, उदाहरण के लिए किस्म विज्ञापन है, वस्तु की सामाजिक प्रतियोगिता है, दीर्घकालीन संपत्तियों में परिवर्तन, ये सारा समूह बना के समूह से राय लेके, एक व्यक्ति की राय नहीं होती है। एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, प्रश्नावली बनाई जाती है, सोशल मीडिया पे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों से उत्तर आते हैं, उत्तर से राय आ जाती है। उन राय को जानकर और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण किया जा सकता है। आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बना के डाल दीजिए, डाल के फिर लोगों से उसके व्यूज़ पूछिए, फ्री में दीजिए, फ्री दे के फिर सैंपल को लोगों की राय जानिए। तो सर्वेक्षण के आधार पर जनता की राय जान के भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, नमूनों के आधार पर क्रेताओं का संपर्क करके भी किए जा सकते हैं। रेखा चित्र विधि में डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। 2014 में क्या स्थिति थी, 15 में क्या स्थिति है, 16, 17, 18 में क्या स्थिति थी, तो आगे 20 की स्थिति, 21 की स्थिति पता लगाई जा सकती है कि वो लाइन किधर जा रही है। लाइन कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो ग्रोथ ऊपर होगी, लाइन नीचे जा रही है तो वो आप नीचे आएंगे। तो रेखा चित्र के माध्यम से या स्टैटिकल मेथड में रेखा चित्र के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद में उपनति प्रशिक्षण विधि, ये स्टैटिकल मेथड है जो सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक्स का चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें डिमांड फोरकास्टिंग का पूरा आता है, जिसमें अर्ध मध्यकृति, चल मध्यकृति, गणितीय विधियाँ, ये सारी विधियाँ हैं जिसमें स्टैटिकल फार्मूलेज लगाए जाते हैं और स्टैटिकल फार्मूला के आधार पर विभिन्न डिमांड फोरकास्टिंग निकाले जा सकती है। बड़ी आसानी से निकाले जा सकती है, परंतु उसके लिए उपलब्ध सूचनाएं चाहिए और पूर्ण सांख्यिकी का ज्ञान चाहिए। जिसके पास सांख्यिकी का ज्ञान है और विधियों का अच्छा जानकारी है वो निकाल सकता है। आधुनिक अर्ध नीतीय रीति, यह निधि काल्पनिक चरों और चरों के पारस्परिक संबंध को जटिल सांख्यिकीय गणना में कंप्यूटर का प्रयोग करके, आजकल कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आ गए, कई प्रकार के ऐप्स आ गए जो आपकी पुरानी सूचनाएं मांगते हैं, उसके आधार पे वो अनुमान लगा के बता देते हैं। तो ये भी संभव है, लेकिन उसका विश्लेषण और एनालिसिस करना आवश्यक है। आर्थिक संकेतक विधि, स्टैटिकल मेथड जो आते हैं, स्टैटिकल मेथड में जितने भी स्टैटिकल मेथड दिए गए हैं, जितने भी पब्लिक डाटा हैं, जो भी पब्लिक सूचनाएं आती है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार ने जितने भी प्रकार के आपके इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह होती है, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर भी अनुमान लगा सकता है। जैसे पिछले कुछ महीनों से कोरोना का काल चला, कोरोना में देश की स्थिति क्या रही, देश की जीडीपी क्या रही, हमारी इकोनॉमिक रेट क्या रही, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही, तो इसके आधार पर भी पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बाजार किस तरफ जाएगा, बाजार का क्या सिचुएशन होना है, क्या हादसे होना है। तो ये सारी चीज़ें मांग पूर्वानुमान की विधियों में सम्मिलित की गई है। एक बार वापस से इनको ढंग से देखते हैं मांग पूर्वानुमान की विधियों को। पहली विधि अनुभव पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर दूसरी सामूहिक राय में लोगों के समूह बनाए जाते हैं, समूह बना के लोगों की राय इकट्ठा की जाती है, राय के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है जिसकी जैसी राय है। क्रेता दृष्टिकोण का सर्वेक्षण विधि में फ्री सैंपल दिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, वो जो बताते हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
लेकिन ये क्रेताओं के दृष्टिकोण के सर्वेक्षण विधि बहुत खर्चीली है, बहुत समय लगता है, बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत बड़ी टीम चाहिए काम करने के लिए। रेखा चित्रीय विधि बहुत सरल विधि है, जो आपके पास उपलब्ध सूचना है। स्टैटिकल मेथड का यूज कीजिए, ग्राफ पेपर पर उसको यूटिलाइज कीजिए, लाइन बनाइए, लाइन बना के आपकी लाइन का वे कौन सा है, वे ऑफ लाइन कौन सी है, उसके आधार पे आपका फोरकास्टिंग हो सकती है। उपनति प्रक्षेपण विधि जो है ये स्टैटिकल मेथड को यूज़ करती है। तो इसमें सारे के सारे स्टैटिकल फॉर्मूले अर्ध मध्यकृति में जो भी सूचनाएं होती है आधे आधे दो भागों में बांट दी जाती है। ग्राफ पेपर पर रख के लाइन बनाई जाती है, उससे निष्कर्ष निकल जाता है। चल माध्य में 3 वर्षों का चल माध्य भी होता है, 4 वर्षों का चल माध्य भी होता है, 5 वर्षों का चल माध्य भी होता है, 3 वर्षों का चल माध्य होता है, उसमें 3 की जोड़ की जाती है, 3 का भाग लगाया जाता है। 4 का होता है, उसमें 2 के ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर 2 का भाग लगते हैं, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग फिर लगाया जाता है। 5 वर्षों का होता है, जिसमें 5 वर्षों को जोड़ के 5 का भाग लगाया जाता है। जो वैल्यू आती है वो 3 के सामने रखी जाती है, क्योंकि m जो होता है n+1/2 होता है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होंगे, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 होंगे, तो वैल्यू 3 के सामने आएगी। 4 का m निकालेंगे तो 2.5 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/2, 2.5 के मतलब 2 और 3 के बीच में आएगी। इस तरह से स्टैटिकल मेथड, अब स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सारा सब कुछ समझाते हैं। आधुनिक अर्धमध्यक रीति, अर्धनीतीय रीति आपको बताई जो आंकड़ों के आधारित है। आर्थिक संकेतांक में जो भी इकोनॉमिकल संकेत आते हैं, जैसे अभी मार्केट के संकेत आ रहे हैं, अभी इकोनॉमिक सर्वे के संकेत आ रहे हैं, जीडीपी के संकेत आ रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या आ रहे हैं, उसके आधार पर निकाला जा सकता है। तो ये थे आज के वीडियो में हमने डिमांड फोरकास्टिंग को समझने का प्रयास किया। डिमांड फोरकास्टिंग को हमने, थ्योरी का क्वेश्चन है, परीक्षा में आता भी है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, इसको ढंग से आप तैयार करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।